इस वीडियो का टॉपिक है बिहार का परिचय। परिचय का मतलब डिटेल जानकारी से होता है, अर्थात पहले और बाद का या अभी का। इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य की स्थापना, बिहार की चौहद्दी, बिहार की संरचना, बिहार की भाषाएं, बिहार की प्रमुख नदियां, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की जनसंख्या, बिहार के पड़ोसी राज्य, बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम सभी बिहार से ही हैं और बीपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो या सीडीपीओ की हो, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन बिहार से ही पूछा जाता है। तो हमार अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि परेशान नहीं हो, एग्जाम तो पास करबे करब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बिहार की चौहद्दी को समझते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो है वो नेपाल के बॉर्डर से टच करता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र से, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र जो हमारा नेपाल है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है नेपाल का। पूर्वी क्षेत्र जो हमारा है, अगर इस मैप को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, इसको हम ईस्ट लेते हैं मतलब पूरब लेते हैं, इसको वेस्ट मतलब पश्चिम लेते हैं, इसको नॉर्थ मतलब उत्तर लेते हैं, और नीचे वाले को साउथ मतलब दक्षिण अगर हम लेते हैं, तो ये 4 पार्ट में बटा है। तो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है इसका, इस मैप का मतलब बिहार के मैप का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र किससे टच करता है? पश्चिम बंगाल से टच करता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र जो है वो किससे टच करता है? तो दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से टच करता है। ध्यान रहेगा, दक्षिणी क्षेत्र किससे टच करता है? झारखंड से टच करता है। और पश्चिमी क्षेत्र जो है वो किससे टच करता है? तो उत्तर प्रदेश से टच करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिहार की चौहद्दी यही है। अब हम बिहार के संरचना की बात करते हैं, बिहार के डायमेंशन की बात करते हैं। अगर इस मैप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये ईस्ट हो गया, मतलब ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो पूरब के पश्चिम के क्षेत्र से क्या है? छोटा है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार की लंबाई सर्वाधिक किस क्षेत्र से है, तो आंसर होगा पूरब से पश्चिम, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबाई वाला क्षेत्र किधर है? पूरब से पश्चिम की तरफ है। इसे और डिटेल से समझने के लिए मैप को इरेज करते हैं फिलहाल अभी। अब देखिए, इस मैप का ये राइट साइड वाला जो हमारा पार्ट है, जिसके सबसे लास्ट में किशनगंज है, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछे कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो वो किशनगंज होगा। और हमारा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार किस में आता है, किस क्षेत्र में आता है? तो ये पूर्णिया वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। वहीं अगर हम भागलपुर क्षेत्र की बात करें, तो भागलपुर क्षेत्र में एक भागलपुर आता है और एक बांका आता है, मतलब 2 जिला हमारा आता है भागलपुर वाले क्षेत्र में। वहीं अगर हम खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई का बात करते हैं, तो ये सारा हमारा मुंगेर क्षेत्र में आता है। फिर वहीं अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद, ये सब हमारा किस क्षेत्र में आता है? मगध क्षेत्र में आता है। वहीं अगर हम पटना क्षेत्र की बात करें, तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सब हमारा किस क्षेत्र में आता है? पटना क्षेत्र में आता है। तिरहुत क्षेत्र की बात करें तो वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सब हमारा तिरहुत क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे उत्तर पश्चिम का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी चंपारण। वहीं अगर हम सारण क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है गोपालगंज, सिवान और सारण, ये सब किस क्षेत्र में आता है? सारण क्षेत्र में आता है। कोसी क्षेत्र की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सब हमारा कोसी क्षेत्र में आता है। और अगर हम दरभंगा क्षेत्र की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये सब हमारा दरभंगा क्षेत्र में आता है। ठीक है, वैसे तो आपका मैप ही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए ना तो मैप ही सबसे आसान है। तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो मैप का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम बिहार के विभिन्न जिलों में बोले जाने वाली भाषाओं को समझते हैं। बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम गंगा नदी करती है। ठीक है, और वो 2 क्षेत्र हमारा एक हो जाता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी बिहार हो जाता है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी बिहार हो जाता है। हमने ऑलरेडी बिहार की नदियों का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं।
वैसे तो उत्तरी बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ का जो टोन होता है ना बोलने का, वो छपड़िया टोन होता है, ठीक है। और दक्षिणी बिहार में कंप्लीट भोजपुरी बोली जाती है, और दक्षिणी बिहार का जो टोन होता है वो कंप्लीट भोजपुरिया होता है। मगध का जो क्षेत्र होता है, जैसे पटना है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है, नालंदा है, नवादा है, इन सब जगहों पे मगही हिंदी बोली जाती है, या हम इसे मगही भोजपुरी भी बोल सकते हैं। मतलब इन सब पटना वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब मगध वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ मगही भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम मुंगेर, जमुई, बक्सर, भागलपुर इस सब का अगर हम बात करते हैं, तो इस समय ठेठी मैथिली बोली जाती है, ठीक है। कौन सी मैथिली बोली जाती है? ठेठी मैथिली बोली जाती है। मतलब ये थोड़ा खींच कर बोलते हैं। भागलपुर और बांका की तरफ अंगिका मैथिली बोली जाती है, ध्यान रहेगा। भागलपुर और बांका की तरफ अंगिका मैथिली बोली जाती है। सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी, ये सारा जो क्षेत्र है, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारा जो क्षेत्र है ये मिथिलांचल का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ मैथिल भाषा बोली जाती है। वैसे तो बिहार का डायलॉग ही है कि कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे बानी। मतलब 1-2 कोस पे आप अगर चेंज करिएगा, अपने गांव से दूसरे गांव में जाइएगा, तो वहां का पानी चेंज हो जाएगा। और 3-4 कोस पे अगर आप जाइएगा, तो वहां का बोली, मतलब वहां की भाषा चेंज हो जाएगी। सीतामढ़ी, जो माता सीता की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बिहार को छोड़कर हर स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती है, लेकिन बिहार ही हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसमें भाषाओं की बहुत विविधता है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम पश्चिम चंपारण की बात करें, तो यहाँ बज्जिका मैथिली बोली जाती है। और अगर गोपालगंज, सिपान, सारण इस सब की बात करें, तो यहाँ छपरिया भाषा बोली जाती है। मतलब इसका टोन छपरिया होता है, ठीक है। जैसे हम पहले ही बताए कि इसका टोन क्या होता है, छपरिया होता है। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम कौन करती है? वो गंगा नदी करती है, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम गंगा नदी करती है। एक ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उत्तरी क्षेत्र होता है, और नीचे का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी क्षेत्र होता है। चौसा एक जगह है, बक्सर जिला में ये आता है चौसा जगह। वहीं से क्या है कि गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रहेगा। चौसा एक जगह है, और किस जिले में ये पड़ता है? बक्सर जिला में। और वहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और गंगा जो गंगोत्री से निकल कर आती है, तो इसका बहुत लंबा रास्ता इसको तय करना होता है, इसलिए इसका रफ्तार थोड़ा सा कम है। बट दूसरी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, मतलब नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जैसे कमला हुआ, कोसी हुआ। कोसी को ऐसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत तीव्र गति से बहती है, जिसकी वजह से ये कब रास्ता बदल ले इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। किस गांव को अपनी पेटी में ले ले इसका भी कोई ठीक नहीं रहता है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वहीं महानंदा और भी बहुत सारी नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सारी किससे मिलती है? गंगा से ही मिलती है, ठीक है। और लास्टली ये जा करके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में, मतलब पूरा में बंगाल की खाड़ी है, तो वहां जाकर के ये सारी नदियां गिर जाती, क्योंकि गंगा से मिलते हुए जाती है, तो सारी नदी एक साथ मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर जिला का नाम हमसे पूछे, तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कोसी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और पटना, ये कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार का कौन कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किधर पड़ता है? इधर नेपाल की तरफ पड़ता है। मतलब उत्तरी क्षेत्र का जो हमारा जिला होगा, वो कुल 7 जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। शिवहर को यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि शिवहर बहुत छोटा जिला है, ठीक है। और ये सीतामढ़ी के बाद आता है। मतलब ये कौन कौन सा जिला आ जाएगा? पश्चिम चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण आएगा, सीतामढ़ी आएगा, मधुबनी आएगा, सुपौल आएगा, अररिया आएगा और किशनगंज आएगा। मतलब ये कुल 7 जिला है जिसका सीमा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। देखिए, इसको और डिटेल से समझ लीजिए। जैसे नेपाल का, ये नेपाल का क्षेत्र है, तो ये नेपाल का बॉर्डर होगा, इस तरफ से ऐसे ये नेपाल का बॉर्डर चलेगा। तो इसमें कौन कौन सा जिला आ रहा है? तो वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ये कुल मिलाकर 7 जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। इससे पहले बिहार और झारखंड जो था वो बंगाल में ही आता था। ठीक है, बहुत विद्रोह होने के बाद 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में यह फैसला हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र को अलग किया जाए। उसी टाइम बिहार को अलग करने की मांग हुई। उस टाइम सब कुछ कोलकाता से कंट्रोल होता था। क्यों होता था? क्योंकि वहां अंग्रेजों का गढ़ था। मतलब फाइनली 22 मार्च को बिहार को अलग कर दिया गया, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को जब बिहार को अलग किया गया तो उसी को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि पटना में मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार की जो सचिवालय प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 1912 से लागू हुई। कब से हुई? 1 अप्रैल 1912 से लागू हुई। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि बिहार का कौन कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है? तो कुल 7 जिला हम बताए थे। दूसरा है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। फिर है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार की सचिवालय प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 1912 से शुरू हुई। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। किसको अलग किया गया? उड़ीसा को अलग किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और उसके बाद उड़ीसा एक नया राज्य बना। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। किसको? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। और उसके बाद झारखंड भी नया राज्य बना। ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र होता है, क्योंकि झारखंड कहाँ पे आता है? दक्षिण में आता है, साउथ वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ बहुत सारे रॉ मटेरियल है, आज भी बहुत सारे खाद्यान्न झारखंड में है। अब पूछ रहे हैं कि बिहार की संरचना कैसी है। मतलब बिहार का जो डायमेंशन है वो रेक्टेंगुलर है। मैप में आप देखे हुए थे कि बिहार का जो डायमेंशन था वो रेक्टेंगुलर था। मतलब अगर क्वेश्चन है बिहार की संरचना कैसी है, तो बिहार की संरचना आयताकार है। ठीक है, क्या है? आयताकार। वही पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रहेगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बोले तब, या वर्ग किलोमीटर बोले तब। ठीक है, ये 93 लाख हेक्टेयर के बराबर है। किसके बराबर है? 93 लाख हेक्टेयर के बराबर है। ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये जो हमारा बिहार का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। वहीं आगे का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल के आधार पे बिहार 13वें स्थान पे है। लेकिन एक चीज और गौर करने की बात है कि जिस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय बिहार 12वें स्थान पे आता था। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिएगा। अगर क्वेश्चन में सीधा दिया रहे कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान कितना है, तो 13वां स्थान हो जाएगा। बट वही क्वेश्चन में ये ऐड कर दे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारा से पहले बिहार का स्थान कितना था, तो उस सिचुएशन में हम 12वां लेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का 3रा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का 3रा स्थान है। पहला हमारा उत्तर प्रदेश आता है। जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का आता है, यूपी का आता है। दूसरा जो है वो महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है? दूसरा महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, और तीसरा बिहार का आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। आप इसको मैप को अगर गौर से देखिएगा तो मैप से ही पता चल जाएगा आपको कि मैप में जिसका क्षेत्रफल ज्यादा वो लिया हुआ रहेगा वही जिला बड़ा होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला की बात हो तो शिवहर है। आप गौर से मैप को अगर नहीं देखिएगा तो शिवहर दिखाई भी नहीं पड़ेगा। मतलब बिहार का सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? शिवहर। बिहार के अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का औसत घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। वहीं अगर हम शिवहर के घनत्व की बात करें तो शिवहर का घनत्व सबसे ज्यादा है। मतलब शिवहर का घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। अगर बिहार के हम पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। ध्यान रहेगा, पूरब में पश्चिम बंगाल है, वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है।
राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। 2 बार रिपीट करने के पीछे ये रीजन है कि जीएस वाला जो टॉपिक होता है ना, मैथ्स की तरह तो आप आसानी से उसको समझ नहीं सकते हैं, तो 1-2 बार जब आप सुनेंगे या 1-2 बार जब आप देखेंगे तो वो आसानी से आपके माइंड में आ जाएगा और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। ठीक है, कौन सा राजकीय वृक्ष? पीपल है। बिहार की राजकीय मछली, राजकीय मछली की अगर हम बात करें तो बिहार की राजकीय मछली देसी रोहू है। ठीक है, रोहू का नाम तो सुने ही होंगे ना सब लोग। रोहू मछली मतलब जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, मतलब मांसाहारी जो खाते होंगे वो तो मछली खाते होंगे, तो देसी रोहू है बिहार की राजकीय मछली। अगर राष्ट्रीय फूल की बात करें तो गेंदा है। राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। ठीक, राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष है। ठीक है, जिसमें 2 स्वास्तिक चिन्ह लगा हुआ रहता है, बोधि वृक्ष और स्वास्तिक चिन्ह से बना हुआ एक चिन्ह। वहीं अगर हम राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू, मतलब हमारी 2 राजकीय भाषा है अब, हिंदी और उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है और वहीं दूसरी राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू। राजकीय गान की बात करें तो हमारा बिहार का राजकीय गान है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन। ध्यान रहेगा, कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन। ठीक है, वहीं अगर हम राजकीय गीत की बात करते हैं तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाम कर, सॉरी, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच कर ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। ठीक है, क्या बोले हैं? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। यही बिहार का राजकीय गीत। बिहार के अगर हम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 7305.99 किलोमीटर है। ठीक है, 7305.99 किलोमीटर, मतलब इसको अप्रोक्स 7306 किलोमीटर मान लिया गया। वहीं अगर हम वनों के घनत्व की बात करें तो वनों का घनत्व 7.96% है। ठीक है, कितना? 7.96% है वनों का घनत्व। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला कौन सा है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला बिहार में जमुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला क्या है? जमुई है। वहीं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जहानाबाद। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? जहानाबाद है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि बिहार में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। बिहार में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां आती हैं जिसकी वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है, और मिट्टी में नमी बनी रहती है और सालों भर, मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां सालों भर पानी रहता है, मतलब इस वजह से धान की खेती ज्यादा की जाती है। क्योंकि धान की खेती में क्या होता है कि ज्यादा पानी का होना जरूरी होता है। बिहार की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 10.4 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.4 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर 2021 में हुआ रहता तो इसमें और बढ़ोतरी हुई रहती। सर्वाधिक जनसंख्या या नहीं तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला अगर जिला का नाम पूछे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला वो पटना का है, जो कि 58,38,465 है। ये भी 2011 की जनसंख्या के अनुसार का बात ही हो। और अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो शेखपुरा का है। ठीक है, और शेखपुरा का कितना है? 6,36,342। इस सबको आप ध्यान में रखिए। बिहार के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं, जो कि कम ही है। अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। ठीक है, गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। मतलब 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, और वहीं सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारा मुंगेर है। क्या है? मुंगेर है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। और मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? 876 है। मुंगेर का लिंगानुपात 876, मतलब 1000 पुरुष पे 876 महिलाएं। और सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? हमारा गोपालगंज है। ठीक है, कौन सा है? गोपालगंज है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। मतलब 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं। और अगर सबको मिला करके बिहार के औसत लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का औसत लिंगानुपात कितना है? 918 है। मतलब 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं। वहीं अगर हम बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें, डिकेड मतलब अप्रोक्स 10 साल पे ही ना होता है। जैसे 2001 में जनगणना हुआ था, फिर 2011-12 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो हर 10 साल पे जो जनसंख्या का वृद्धि दर है
वो कितना है बिहार का। तो बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो डिकेड पे 25.64% है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 25.64% है, ये बिहार की बात। और अगर भारत का वृद्धि दर की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% है। भारत का वृद्धि दर कितना है, 17.64%। वहीं अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला हमसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला हमारा मधेपुरा है। कौन सा है, मधेपुरा है। और यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर 31.1% है। कितना है, 31.1% है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है हमारा वो है अरवल। कौन सा है, अरवल है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला। और अरवल का वृद्धि दर कितना है, 18.9% है। ठीक है, बिहार का जो सामान्य घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 1106 है। बिहार का सामान्य घनत्व कितना है, 1106 है। मतलब 1106 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पे है। मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं। वहीं अगर हम सर्वाधिक घनत्व मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला की बात करें तो वो जिला हमारा शिवहर है, क्योंकि शिवहर छोटा जिला है बट उसकी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है। तो शिवहर जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हुआ। और शिवहर का घनत्व कितना है, 1180 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो हमारा कैमूर है। कौन सा है सबसे कम, कैमूर है। और कैमूर का जो घनत्व है वो मात्र 488 है। मतलब 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का सामान्य घनत्व समझ गए, 1106 है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है हमारा, शिवहर है जिसका घनत्व 1180 है। और सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर है जिसका घनत्व 488 है। वहीं अगर हम पूरे भारत के घनत्व की बात करें तो ये 382 है। मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बिहार के साक्षरता दर की बात करते हैं तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। कितना है, 61.8% है बिहार का साक्षरता दर। जिसमें अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें बिहार में तो 71.21% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.21% है। और महिला साक्षरता दर 51.5% है। गुस्सा मत होइएगा, जो है वही हम बता रहे हैं। तो महिला का साक्षरता दर 51.5% है। ये बिहार की बात हो रही है। और बिहार का कुल मिलाकर के जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। अगर हम सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला हमारा रोहतास है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास है। और इसका जो साक्षरता दर है वो 73.37% है। कितना है, रोहतास का साक्षरता दर 73.37% है, जो कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला माना जाता है। वहीं अगर हम सबसे कम साक्षर जिला की बात करें तो सबसे कम साक्षर जिला हमारा पूर्णिया है। ठीक है, बिहार का पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षर जिला है। सबसे गर्म जिला की बात करें तो गया है। और सबसे ठंडा जिला की बात करें तो भी गया ही है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गया जो है वो पहाड़ी इलाके में पड़ता है। पहाड़ी इलाके में पड़ने की वजह से गर्मी भी ज्यादा लगती है और ठंडी भी ज्यादा लगती है। अगर सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, सोमेश्वर पहाड़ी है। और ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय मार्ग मतलब एनएच के कुल लंबाई की बात करें तो राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई 5030.6 किलोमीटर है। कितना है, 5030.6 किलोमीटर है, जो कि एनएच की कुल लंबाई। अगर सबसे लंबा एनएच की बात करें मतलब सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो एनएच 31 सबसे लंबा है। कौन सा सबसे लंबा है, एनएच 31 सबसे लंबा है, जो कि 415 किलोमीटर का है। कितने दूर का है, 415 किलोमीटर का है। और ये कहां से कहां तक है, तो गोपालगंज से कटिहार तक है। कहां से कहां तक है, गोपालगंज से कटिहार तक है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज, गोपालगंज से कटिहार तक। कुल हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो कुल 42 हाईवे हैं। कुल जिला की अगर बात करें तो पीछे भी बताएं कुल 38 जिला है बिहार में। कुल प्रमंडल मतलब कुल कमिश्नरी की बात करें तो कुल 9 प्रमंडल है। कुल अनुमंडल की बात करें तो कुल 101 अनुमंडल है। अनुमंडल क्या होता है, तो जिला को संचालित करने का ही एक भाग होता है और वहां का एसडीएम जो है वो हेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार में प्रथम मतलब बिहार में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम पुरस्कार किसे मिला। मतलब इस तरह से जो बिहार में जो प्रथम का बात होगा वो सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस चैनल के साथ जुड़े और माइंड में एक चीज सेट करके रखें
कि चाहे कुछ भी हो नौकरी लेकर रहना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।